धारा 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि किसी लोक सेवक, सरकारी अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट आदि ने कोई आदेश जारी किया है और वह लोक सेवक ऐसा आदेश जारी करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अधिकार प्राप्त है और उस आदेश में उसे, उस व्यक्ति को किसी खास काम को करने से मना किया गया है या उसकी संपत्ति के संबंध में कोई खास व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और वह व्यक्ति जानबूझकर ऐसे आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इस धारा में दो तरह के दंड का प्रावधान है जो अवज्ञा के परिणामों पर निर्भर करता है कि हल्के मामलों में अगर उस आदेश की अवज्ञा से किसी विधि पूर्वक नियोजित व्यक्ति जो कानूनी रूप से अपना काम कर रहा है को बाधा, झुंझलाहट, परेशानी या चोट पहुंचती है या ऐसी बाधा, झुंझलाहट या चोट पहुंचने का खतरा पैदा होता है तो उसे 6 महीने तक के साधारण कारावास, जेल की सजा हो सकती है या 2,500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, पुलिस ने किसी जगह पर लोगों को इकट्ठा होने से मना किया है ताकि भीड़ न लगे। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वहां इकट्ठा होता है जिससे आने जाने वालों को परेशानी होती है तो उसे इस भाग के तहत दंडित किया जा सकता है। गंभीर मामलों में अगर उस आदेश की अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा होता है या पैदा होने की संभावना होती है या दंगा या झगड़ा, बलवा होने की संभावना होती है या ऐसा होता है तो उसे 1 साल तक के किसी भी प्रकार के कारावास, साधारण या कठोर की सजा हो सकती है या 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, एक धार्मिक जुलूस को किसी खास सड़क से जाने से मना किया गया है क्योंकि वहां सांप्रदायिक तनाव का खतरा है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उस आदेश की अवज्ञा करता है और उसी सड़क से जुलूस निकालने की कोशिश करता है जिससे दंगा होने का खतरा पैदा होता है तो उसे इस भाग के तहत दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। ये जरूरी नहीं है कि अपराधी का इरादा नुकसान पहुंचाने का रहा हो या उसने ये सोचा हो कि उसके आदेश न मानने से नुकसान होगा। यह पर्याप्त है कि वह उस आदेश को जानता था जिसका उसने उल्लंघन किया और उसकी अवज्ञा से नुकसान हुआ या नुकसान होने की संभावना थी। सारांश में, धारा 223 यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवकों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और सुविधा के लिए दिए गए कानूनी आदेशों का पालन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे उसके द्वारा उत्पन्न परिणामों के आधार पर दंडित किया जा सकता है, भले ही उसका सीधा इरादा नुकसान पहुंचाने का न रहा हो। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 224 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सरकारी कर्मचारी को धमकाने से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 224 लोक सेवक को क्षति, चोट पहुंचाने की धमकी। यह धारा उन स्थितियों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक को उसके काम से जुड़ा कोई कार्य करने या न करने के लिए धमकी देता है। मुख्य बात यह है जो कोई भी किसी लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता है कि उस लोक सेवक का उसमें हित, इंटरेस्ट है, जैसे उसका परिवार का सदस्य या कोई करीबी, चोट पहुंचाने की धमकी देता है और ऐसा करने का उसका मकसद ये होता है कि वह उस लोक सेवक को कोई कार्य करने के लिए मजबूर करे, कोई कार्य करने से रोके या मैं किसी कार्य को करने में देरी करवाए, और यह सब उस लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों, सरकारी ड्यूटी से जुड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत अपराधी होगा। उदाहरण के लिए, एक पुलिस अधिकारी किसी मामले की जांच कर रहा है और अपराधी उसे धमकी देता है कि अगर उसने जांच जारी रखी तो वह उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। एक सरकारी बाबू किसी फाइल को पास करने से मना कर रहा है क्योंकि उसमें अनियमितता है और कोई व्यक्ति उसे धमकी देता है कि अगर उसने फाइल पास नहीं की तो वह उसे नौकरी से निकलवा देगा
या उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। एक डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में काम करता है, किसी मरीज को इलाज देने से मना करता है क्योंकि उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, और मरीज का कोई रिश्तेदार डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने इलाज नहीं किया तो वह उसकी शिकायत करके उसे निलंबित करवा देगा। सजा। ऐसे अपराध के लिए अपराधी को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। यह एक असंज्ञेय नॉन कॉग्नाइजेबल अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस इस अपराध के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस मामले में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होती, बल्कि एनसीआर नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट लिखी जा सकती है, और इस अपराध के लिए किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत परिवाद दर्ज करनी होती है। यह जमानतीय बेलेबल अपराध है, यानी आरोपी को जमानत मिल सकती है। शिकायत कौन कर सकता है? आमतौर पर यह शिकायत संबंधित लोक सेवक द्वारा ही की जाती है। संक्षेप में, धारा 224 यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी डर या दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह उन लोगों को दंडित करती है जो किसी सरकारी कर्मचारी या उसके करीबियों को चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसके आधिकारिक काम में बाधा डालने या उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 225 एक विशिष्ट अपराध से संबंधित है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सेवक पब्लिक सर्वेंट से सुरक्षा मांगने से रोकने के लिए चोट पहुंचाने की धमकी देना। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 225 लोक सेवक से संरक्षण के लिए आवेदन करने से किसी व्यक्ति को रोकने के लिए चोट की धमकी देना। यह धारा उन लोगों के बारे में है जो किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देते हैं ताकि वह व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी पब्लिक सर्वेंट से सुरक्षा या मदद न मांग सके। मुख्य बातें। 1. चोट की धमकी। ओ, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देता है। ओ, चोट का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है। इसमें मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान या सामाजिक बदनामी भी शामिल हो सकती है, जिसका उद्देश्य किसी को कानूनी सुरक्षा मांगने से रोकना हो। 2. उद्देश्य पर्पस। ओ, इस धमकी का मकसद यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक सेवक पब्लिक सर्वेंट से कानूनी सुरक्षा के लिए आवेदन न करे या ऐसा करने से रुक जाए। ओ, यहाँ सार्वजनिक सेवक वह अधिकारी है जिसे कानूनन ऐसी सुरक्षा देने या दिलवाने का अधिकार है, जैसे पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट आदि। उदाहरण से समझें। उदाहरण 1. रवि एक दुकानदार है। इलाके का एक गुंडा अजय उससे हर महीने रंगदारी मांगता है। रवि पुलिस में शिकायत करने और सुरक्षा मांगने का फैसला करता है। अजय को पता चलता है तो वह रवि को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस से संपर्क किया तो वह उसकी दुकान जला देगा। रवि डर के मारे शिकायत दर्ज नहीं कराता। यहाँ अजय ने धारा 225 के तहत अपराध किया है। उदाहरण 2. किसी अपराध का एक गवाह है। अपराधी उसे धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस या कोर्ट में बयान दिया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यह भी धारा 225 के तहत अपराध है, क्योंकि अपराधी गवाह को सार्वजनिक सेवक पुलिस कोर्ट से कानूनी सुरक्षा मांगने या न्याय प्रक्रिया में सहयोग करने से रोक रहा है। सज्जा। जो कोई भी ऐसा अपराध करेगा उसे 1 साल तक की कैद, साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 225 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग बिना किसी डर या धमकी के सरकारी अधिकारियों से मदद और सुरक्षा मांग सकें। ये उन लोगों को दंडित करती है जो दूसरों को उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए धमकी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक जमानती, गैर संज्ञेय, नॉन कॉग्नाइजेबल अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 226 एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार के अपराध से संबंधित है। यह सामान्य आत्महत्या के प्रयास से अलग है और इसका संबंध सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने से है। आइए इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 226 विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। यह धारा कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक
पब्लिक सर्वेंट को उसके सरकारी कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर करने या उसे अपने सरकारी कर्तव्य का पालन करने से रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करता है, उसे दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक सरकारी अधिकारी, जैसे पुलिस वाला, नगर निगम का अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी, अपना कानूनी और वैध काम कर रहा है। अब कोई व्यक्ति इस अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए या उसे अपना काम करने से रोकने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश करता है। उदाहरण उदाहरण एक नगर निगम का अधिकारी किसी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आता है। अवैध निर्माण का मालिक उस अधिकारी को अपना काम करने से रोकने के लिए अपनी छत पर चढ़कर कूदने की धमकी देता है, यानी आत्महत्या का प्रयास करता है। यह धारा 226 के तहत अपराध होगा। उदाहरण 2। एक पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को गिरफ्तार करने आता है। आरोपी पुलिस को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए खुद को चोट पहुंचाने या फांसी लगाने की धमकी देता है। आत्महत्या का प्रयास, यह भी इस धारा के तहत अपराध होगा। उदाहरण 3। एक व्यक्ति का सरकारी दफ्तर में कोई काम अटका हुआ है। वह अधिकारी पर दबाव डालने के लिए दफ्तर के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश करता है ताकि अधिकारी उसका काम कर दे। यह भी अपराध है। इस धारा के मुख्य तत्व: 1. आत्महत्या का प्रयास, व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं कि वह सफल हो। 2. इरादा, इंटेंट, यह प्रयास किसी लोक सेवक को मजबूर करने, कॉम्पेल या रोकने, रेस्ट्रेन के खास इरादे से किया गया हो। 3. लोक सेवक का कर्तव्य, लोक सेवक अपने सरकारी और कानूनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो। सजा, अगर कोई इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल तक का साधारण कारावास, सिंपल जेल, या जुर्माना, या दोनों, कैद और जुर्माना, या सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, जिसमें अपराधी को समाज के लिए कुछ सेवा करनी होती है, से दंडित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अंतर: यह धारा सामान्य आत्महत्या के प्रयास, जो पहले आईपीसी की धारा 309 के तहत आता था और अब अक्सर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत देखा जाता है, से अलग है। धारा 226 का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में बाधा डालने के लिए आत्महत्या के प्रयास को रोकना है, न कि केवल आत्महत्या के प्रयास को ही दंडित करना। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 227 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो झूठे साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस देने से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस। यह धारा बताती है कि कब किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने का दोषी माना जाएगा। मुख्य बातें: जो कोई व्यक्ति: 1. कानूनी रूप से सत्य बोलने के लिए बाध्य हो, चाहे उसने शपथ ग्रहण करके ली हो, या किसी कानून के स्पष्ट प्रावधान, नियम के तहत सच बोलने के लिए बाध्य हो, या किसी विषय पर घोषणा, डिक्लेरेशन करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हो। 2. और ऐसा कोई बयान, स्टेटमेंट देता है जो झूठा है, और जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा है, या उसे विश्वास है कि वह झूठा है, या उसे यह विश्वास नहीं है कि वह सच है, तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य देना कहा जाता है। इसे और सरल तरीके से समझें। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में या किसी कानूनी प्रक्रिया में, जहां उसे सच बोलने की कसम खाई गई हो या कानून उसे सच बोलने को कहता हो, जानबूझकर झूठ बोलता है या ऐसी बात कहता है जिसके सच होने पर उसे खुद विश्वास नहीं है, तो वह झूठा साक्ष्य देने का दोषी माना जाएगा। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। स्पष्टीकरण: 1. झूठा बयान मौखिक, बोलकर या किसी अन्य रूप जैसे लिखकर, इशारे से में दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि झूठ किसी भी तरीके से बोला गया हो, वह झूठा साक्ष्य ही माना जाएगा। स्पष्टीकरण 2. किसी व्यक्ति का अपने विश्वास, बिलीफ के बारे में झूठा बयान देना भी इस धारा के दायरे में आता है। कोई व्यक्ति झूठा साक्ष्य देने का दोषी हो सकता है यदि वह कहता है कि उसे किसी बात पर विश्वास है, जबकि वास्तव में उसे उस बात पर विश्वास नहीं है। या यदि वह कहता है कि वह किसी बात को जानता है, जबकि वास्तव में वह उस बात को नहीं जानता है। उदाहरण: काय, अगर क शपथ लेकर कहता है कि ख ने ग के आर 60,000 का दावा सही माना है, जबकि क ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, तो क ने झूठा साक्ष्य दिया।
ह अगर क शपथ लेकर कहता है कि उसे विश्वास है कि एक खास हस्ताक्षर ग का है, जबकि उसे ऐसा विश्वास नहीं है, तो कार ने झूठा साक्ष्य दिया। ग अगर क शपथ लेकर कहता है कि वह जानता है कि ग एक खास दिन एक खास जगह पर था, जबकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क ने झूठा साक्ष्य दिया। सारांश में, धारा 227 का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा बनाए रखना है। यह उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर कानूनी बाध्यता के बावजूद झूठ बोलते हैं या गलत जानकारी देते हैं, चाहे वह तथ्यों के बारे में हो या अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में। ऐसा करना कानून की नज़र में एक गंभीर अपराध है, क्योंकि यह न्याय के रास्ते में बाधा डालता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 228 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो झूठे साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। यह धारा उन कामों को अपराध मानती है जिनमें कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे सबूत बनाता है या छेड़छाड़ करता है ताकि उसे अदालत या किसी कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया जा सके। मुख्य बातें: जो कोई भी व्यक्ति एक कोई झूठी परिस्थिति बनाता है, यानी ऐसी कोई स्थिति पैदा करता है जो असल में हुई नहीं है, लेकिन उसे इस तरह दिखाता है जैसे वह सच हो। ओ उदाहरण: ए जेड को चोरी के अपराध में फंसाने के इरादे से जेड के बक्से में गहने रख देता है ताकि जब पुलिस तलाशी ले तो गहने वहां मिले और जेड को दोषी ठहराया जा सके। ए ने झूठे साक्ष्य गढ़े हैं। 2. किसी किताब, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई झूठी एंट्री करता है, यानी किसी रजिस्टर, बही खाते या कंप्यूटर डिजिटल रिकॉर्ड में जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करता है। ओ उदाहरण: बी अपने दुकान के बही खाते में एक झूठी एंट्री करता है ताकि उसे अदालत में अपने दावे के समर्थन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। बी ने झूठे साक्ष्य गढ़े हैं। 3. कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जिसमें गलत बयान हो, यानी कोई ऐसा दस्तावेज जैसे पत्र, समझौता, रसीद या डिजिटल फाइल जैसे ईमेल, चैट मैसेज बनाता है जिसमें झूठी जानकारी लिखी हो। ओ उदाहरण: सी डी को किसी आपराधिक साजिश में फंसाने के लिए डी की लिखावट में एक नकली पत्र लिखता है जिसे देखकर ऐसा लगे कि डी ने ही किसी साथी को लिखा है, और उस पत्र को ऐसी जगह रख देता है जहां उसे पता है कि पुलिस तलाशी ले सकती है। सी ने झूठे साक्ष्य गढ़े हैं। इरादा क्या होना चाहिए? यह सब काम करने का उसका इरादा, इंटेंशन, यह होना चाहिए कि वह झूठी परिस्थिति, झूठी एंट्री या झूठा बयान किसी न्यायिक कार्यवाही जैसे कोर्ट केस में या किसी लोक सेवक, सरकारी अधिकारी के सामने की गई कार्यवाही में या किसी मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर के सामने की गई कार्यवाही में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। और ऐसा करने से उन कार्यवाही में शामिल कोई भी व्यक्ति जैसे जज, अधिकारी उस झूठे सबूत के आधार पर कोई गलत राय बना ले जिससे मामले के नतीजे पर असर पड़े। सजा: इस धारा के तहत सजा का प्रावधान है जिसमें कारावास और या जुर्माना शामिल हो सकता है। यह एक गंभीर अपराध है क्योंकि यह न्याय प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है। संक्षेप में, धारा 228 उन सभी हरकतों को अपराध मानती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठे सबूत, चाहे वह कोई परिस्थिति बनाना हो, गलत रिकॉर्ड बनाना हो या झूठे दस्तावेज बनाना हो, तैयार करता है ताकि उन्हें अदालत या किसी कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया जा सके और न्याय को प्रभावित किया जा सके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 229 झूठे साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस देने या गढ़ने से संबंधित है। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 229 झूठे साक्ष्य के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। यह धारा 2 हिस्सों में बंटी है जो झूठे साक्ष्य की गंभीरता के आधार पर अलग अलग सजा बताती है। 1. न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य: अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, इंटेंशनली, न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी भी चरण में झूठा साक्ष्य देता है, यानी अदालत में झूठ बोलता है या गलत गवाही देता है। ओ उदाहरण: किसी मुकदमे में कोई गवाह झूठी गवाही देता है कि उसने आरोपी को अपराध करते देखा था जबकि उसने नहीं देखा था, या
कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से झूठा साक्ष्य गढ़ता है, यानी नकली सबूत बनाता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अदालत में पेश करने के लिए जाली दस्तावेज बनाता है या किसी घटना का झूठा वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाता है। सजा पहले हिस्से के लिए, ऐसे अपराध के लिए 7 साल तक का कारावास, कैद हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। 2. अन्य मामलों में झूठे साक्ष्य। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उपधारा खान में बताए गए मामलों यानी न्यायिक कार्यवाही के अलावा किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य देता है या गढ़ता है। उदाहरण, पुलिस जांच के दौरान या किसी प्रशासनिक जांच में झूठा बयान देना या झूठे सबूत बनाना जो सीधे तौर पर अदालत में पेश न किए जा रहे हों लेकिन किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हों। सजा दूसरे हिस्से के लिए, ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 5,000 रुपये तक हो सकता है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन। महत्वपूर्ण बिंदु, धारा 219 कुछ बातों को स्पष्ट करती है कि न्यायिक कार्यवाही क्या क्या हो सकती है। कोर्ट मार्शल की कार्यवाही, सेना की अदालतों में होने वाली सुनवाई भी न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। अदालती कार्यवाही से पहले की जांच, कानून द्वारा निर्देशित कोई भी जांच जो अदालत में कार्यवाही से पहले होती है, भले ही वह जांच सीधे अदालत में न हो, उसे भी न्यायिक कार्यवाही का एक चरण माना जाएगा। उदाहरण, एक मजिस्ट्रेट के सामने की गई पूछताछ यह जानने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति को मुकदमे के लिए भेजा जाना चाहिए। इस दौरान दिया गया झूठा बयान भी झूठा साक्ष्य माना जाएगा। अदालत द्वारा निर्देशित जांच, अदालत के आदेश पर की गई कोई भी जांच जो अदालत के अधिकार के तहत हो, भले ही वह सीधे अदालत में न हो, उसे भी न्यायिक कार्यवाही का एक चरण माना जाएगा। उदाहरण, अदालत द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जमीन की सीमाओं का मौके पर पता लगाने के लिए की गई जांच में दिया गया झूठा बयान। संक्षेप में, धारा 219 यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रिया में सच्चाई और पारदर्शिता बनी रहे। यह उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं या नकली सबूत बनाते हैं ताकि न्याय प्रणाली को गुमराह न किया जा सके। न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य देना अधिक गंभीर अपराध माना जाता है और उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जबकि अन्य मामलों में झूठे साक्ष्य के लिए कम सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 230। यह धारा बहुत गंभीर अपराधों से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठे सबूत देता या बनाता है, खासकर तब जब उस झूठे सबूत के कारण किसी को मृत्युदंड मिल सकता हो। धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें। उपधारा 1, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी गवाही देता है, यानी अदालत में या किसी जांच के दौरान झूठ बोलता है, या झूठे सबूत गढ़ता है, यानी ऐसे दस्तावेज बनाता है, तस्वीरें बनाता है या कोई ऐसी चीज तैयार करता है जो झूठी है ताकि उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और उसका इरादा यह हो कि उसकी इस झूठी गवाही या झूठे सबूत से कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए जिसकी सजा भारत में लागू कानून के अनुसार मृत्युदंड, फांसी की सजा है, या वह यह जानता हो कि उसकी इस हरकत से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड वाले अपराध में दोषी ठहराया जाना संभव है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी जेल की सजा दी जाएगी या कठोर कारावास, कठिन काम वाली जेल की सजा जो 10 साल तक की हो सकती है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण, सोचिए, नाम का व्यक्ति अब्बू को फंसाने के लिए अदालत में झूठी गवाही देता है कि अब्बा ने किसी की हत्या की है, जबकि जानता है कि अब्बा निर्दोष है। हत्या की सजा मृत्युदंड हो सकती है। अगर का इरादा अब्बा को फांसी दिलवाना है तो पर धारा 230(1) लगेगी। उपधारा 2, यह उपधारा और भी गंभीर है। अगर उपधारा 1 में बताए गए झूठे सबूत या गवाही के परिणाम स्वरूप
एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और यानी उसे फांसी दे दी जाती है, यानी मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने ऐसा झूठा सबूत दिया था या गढ़ा था, उसे मृत्युदंड, फांसी की सजा दी जा सकती है या उपधारा एक्ट में बताई गई सजा, आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना दी जाएगी। संक्षेप में, धारा 230 उन लोगों के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान करती है जो न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे अपराध में फंसाने की कोशिश करते हैं जिसकी सजा मौत है। अगर उनकी झूठी गवाही के कारण किसी निर्दोष को फांसी हो जाती है, तो उन्हें खुद भी फांसी की सजा मिल सकती है। यह धारा न्याय प्रणाली की अखंडता, इंटीग्रिटी बनाए रखने और निर्दोषों की रक्षा के लिए बनाई गई है।